नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से लाइव है। प्रमुख लोग थे और जिनका चयन एक बहुत ही विधि सम्मत तरीके से और हुआ होगा। अभी ये नहीं है कि जितने लोग आए हैं, इनके अलावा भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और ये परंपरा हमने शुरू की है कि कुछ लोगों को पहले बार जब हमने किया था उस बार हम सबको सम्मानित करने का अवसर मिला था। इस बार उसमें से कुछ लोग सम्मानित हुए हैं। उनका कहीं ना कहीं जो योगदान है उसको सबके सामने लाने का एक प्रयास हम लोगों ने भी किया है। ये सम्मान केवल इसलिए है कि जो काम धरातल पर हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, और भी जो लोग अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आगे निकट भविष्य में, चूंकि ये एक नई परिपाटी हमने शुरू की है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक काम जो शुरू हुआ है इसका कोई आज कार्यक्रम से समापन नहीं हो जा रहा है। ये काम शुरू हुआ है, ये आगे तक चलता रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वे साहित्यकार भी शामिल हैं जिन्होंने अनेक विशिष्ट बोलियों में भी अपनी जो रचना कर्म उन्होंने किया है, कर रहे हैं। और ये भी सत्य है कि समाज अपनी भाषा और बोलियों का, जो भी समाज अपनी बोलियां हैं, भाषा है, संस्कार हैं, संस्कृति है, उनका सम्मान नहीं करता है, वह जल्दी ही अपनी पहचान खो देता है। वो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई पेड़ तो है, बाहर से दिख रहा है कि अभी फूल लगे हैं, पत्ते लगे हैं, टहनियाँ लगी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो धराशायी हो जाता है, समय के साथ साथ कम हो जाता है। हमें अपनी जो भाषा है, बोलियां हैं, उनको बचाने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए आम लोगों को भी इसमें सहभागी बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम सभी को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। बहुत बार मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी कल ही एक बेटी किसी बैंक में भर्ती हुई थी, बड़े बैंक में। तो मेरे पास आए थे उनके पिताजी लेकर। पिताजी तो बहुत अच्छी भाषा में बात कर रहे थे उधर, लेकिन जब मैंने बेटी से कहा कि इसको भी आती है कि नहीं आती है, तो वो तो हंस दी बेटी। तो पिताजी ने बोला कि अब हम इसको सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी घर में इनसे जरूर इसमें बताएं, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी हम सभी ने अपने घर से ही जो है इस चीज़ को शुरू करना होगा, क्योंकि जब हम घर से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे हमारे कर्णधार हैं, आज वो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक जो ये महत्वपूर्ण पहलू है ये उनसे छूट जाए, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी विरासत है, उसने हमको दिया है। और कोशिश हो कि घरों में अगर हम बच्चों से बात करें तो अपनी भाषा में करें, आम बोलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी लोक भाषाओं पर जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उनके बीच में जाकर इन बातों का विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे हिंदी के साथ साथ जो हमारी अन्य लोक भाषाएं हैं उनका भी संरक्षण होगा, उनका संवर्धन होगा, विकास होगा। मुझे विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों को जो भी आप सबके बीच में से सुझाव आते हैं, वैसे तो हमारा भाषा संस्थान इन सब पर काम करता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप सबके द्वारा समय समय पर अपनी जो आपके विचार हैं, आपके सुझाव हैं, अगर वो मिलते रहेंगे तो भाषा संस्थान का जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, जिसको बढ़ाया जा रहा है, सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है पूरी संवेदनशीलता के साथ, वो उद्देश्य आगे बढ़ेगा। हम कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ेंगे। और ये सच है कि वास्तव में
सुबोध भाई कल मुझे कह रहे थे यार वो पहले भाषा विभाग तुमने खाली जो है एक विभाग और बढ़ेगा करके मेरा जोड़ दिया शायद, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ यहाँ पर कि इन्होंने आने के बाद और उनकी पूरी टीम ने, हमारे गतूड़ी जी ने, स्वाति जी ने बहुत मेहनत से इस विभाग को भी आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन में एक नई पहचान देने का काम किया है। ठीक है ना कमला दीदी? अब करेंगे तरान की बात भी करेंगे, इतना अच्छा आदमी है। तो भाइयों बहनों, अपनी स्थापना के बाद से भाषा संस्थान ने कई सारे महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाया है। अब सरकार ने हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, लोक भाषा बोली अकादमी को भी एक छत के नीचे लाते हुए इसको उत्तराखंड भाषा संस्थान को। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से, उसे आपको रूबरू कराएंगे। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर यहां पर मंथन होगा। 90,000 करोड़ के बजट को यहां पर मंजूरी मिल सकती। बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की बैठक है देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बजट को लेकर इस बैठक में चर्चा करते नजर आएंगे। धामी कैबिनेट के सभी मंत्रीगण इसमें शामिल होंगे। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव यहां पर रखे जाएंगे। 90,000 करोड़ के बजट को यहां पर मंजूरी मिल सकती है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे और यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस बैठक में क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज उत्तराखंड में बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक 1:30 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं उसमें करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, चर्चाएं हो सकती है। वहीं कांग्रेस बजट सत्र में भी भाजपा को लगातार घेरने की कोशिश करेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 21 फरवरी आज के दिन बजट सत्र से पहले ही आज विधानसभा बजट सत्र से पहले एक कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों की चर्चा होगी, जैसे कि शहरी शिक्षा, शहरी आवास, राजस्व, स्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कृषि व गैर कृषि भूमि में पेड़ कटानों की अनुमति से जुड़े प्रस्तावों पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। और यदि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का भी कहना है कि जब से बजट सत्र शुरू होगा सोमवार से, उससे पहले प्रश्नकाल सत्र क्यों नहीं आयोजित किए जाते। इस तरीके से अनेक प्रश्न भी आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज करीब 90,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों के बेसिक शिक्षा नियमावली में भी संशोधन किया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि UGVNL का ढांचा समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो इस तरीके से कैबिनेट की बैठक आज 1:30 बजे जो आयोजित की जाएगी सचिवालय में, उसके बाद ब्रीफिंग के बाद विस्तृत जानकारी मिलेगी कि आखिर किन किन विषयों पर अहम चर्चा चली और किन किन विषयों पर मुहर लगे। बजट सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि व्हाट्सएप, ईमेल और आपको बता दें कि अन्य तरीके से यहां पर आम जनता की राय और सुझाव लिए जा रहे थे बजट को लेकर। लेकिन 90,000 करोड़ का ये बजट किस तरह से आम जनता के इसमें ख्याल है, क्या कुछ रहने वाला है, एक बार विस्तार से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस 90,000 बजट में सबसे बड़ी बात है शिक्षा को लेकर विशेष प्रायोजन किया जा रहा है। विशेष तरीके से शिक्षा को लेकर उत्तराखंड में सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही काम किया जा रहा है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था सही हो सके। और दूसरी सबसे राजस्व और स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दों पर से, आवास से जुड़ी मुद्दों पर, चूंकि आवास की भी आवश्यकता इसलिए हो रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसे आवास हैं जो अवैध रूप से निर्मित किए गए हैं और साथ ही साथ कई ऐसे विभाग है जिनको आवास अभी तक नहीं मिल पाया। तो इसी प्रकार से कई विषयों पर चर्चा होगी। और करीब यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पेड़ कटान, यानी कि कृषि व गैर कृषि भूमि में पेड़ कटान की समस्या जो उत्तराखंड में काफी ज्यादा विस्तृत रूप लेती जा रही है, इसको लेकर के चर्चा चलेगी, जिसमें पेड़ कटान के भी कुछ नियमावली बन सकती है कि ताकि किस प्रकार से कितने पेड़ों को कहाँ से काटा जाएगा, इस पर भी नियमावली बन सकती है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यहां पर धामी सरकार बजट को तैयार करने में जुटी है। इसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तमाम मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद भी रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर संसद के उच्च सदन में आपकी उपस्थिति से प्रदेश के विकास संबंधी कार्यों को प्रबलता जरूर मिलेगी। उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से महेंद्र भट्ट ने 15 फरवरी को नामांकन दाखिल किया था, जिसके वापसी लेने का आखिरी दिन कल था। साथ ही बता दें कि महेंद्र भट्ट के अलावा किसी भी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं किया था, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया है, जिसको लेकर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल ने महेंद्र भट्ट को बधाई और शुभकामनाएं दी। हम बधाई दे रहे हैं उनको। अब मुझे लगता है वो जमीनी कार्यकर्ता है और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। 2 बार वो विधायक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और आज वो यहाँ से राज्यसभा के लिए विधिवत नामित हो गए हैं। तो पूरा प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। देहरादून में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित छात्रावास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। वहीं इस अवसर पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि संस्थान में हाल ही में 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एक नई छात्रावास को बनाया गया है, जो 4 मंजिला का है, जिसमें 76 कमरे हैं और 228 प्रशिक्षणार्थी इसमें रह सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने खेमे का मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सभी दलों के पास एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी पार्टी की तरफ से किसे अपना उम्मीदवार घोषित करें। वहीं महिला अपनी प्रबल दावेदारी कर रही हैं। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि बीजेपी हमेशा युवा और महिलाओं के हितों की रक्षा करते आई है। आगे उन्होंने कहा है कि युवा हमारी शक्ति है और महिलाओं के लिए तो सरकार ने 33% आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी है। स्वाभाविक कि युवा तो हमारी शक्ति है और महिला के लिए तो आरक्षण कर दिया। मैं सोचता हूँ महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, ये जो महिला जो शक्ति का जो बंधन हुआ है, उनका जो अभिनंदन हुआ है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस देश में केवल 4 जातियां हम मानते हैं, एक महिला है, एक युवा है, एक गरीब है और एक किसान है, और इन 4 क्षेत्रों में हमको काम करना है। फरवरी महीने के अंत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले बीजेपी प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस महीने के आखिरी में प्रस्तावित दौरे से हो सकती है। इसके साथ ही कई अन्य केंद्रीय नेता भी उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान पार्टी कुछ बड़े सम्मेलन कराने की तैयारी में जुटी हुई है, जिनमें केंद्रीय नेताओं को आमंत्रित किया जा सकता है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोल ने बताया है कि हम लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। इसी के तहत कई केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। हमारे जो महामंत्री संगठन है कल वो भी आ रहे हैं और वो भी फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ बैठेंगे। आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी प्रवास कार्यक्रम है, इसमें वो कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हर समय बेहतर काम हो सके हमारे पार्टी के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए, उस पर लगी रहती है। इस रूप से भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के जो हमने रोड मैप तैयार किया उस पर हम काम करें।
कल धामी कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए रामनगरी अयोध्या गई थी, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट आस्था के लिए गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर राजनीति के लिए गए हैं तो मैं गलत मानता हूं। साथ ही करण महरा ने तंज कसते हुए कहा कि आस्था के लिए जब कोई जाता है तो अपने खर्च पर जाता है, लेकिन यहां सरकारी खर्च पर पूरी कैबिनेट गई है, यह आश्चर्यजनक है, जिस पर बीजेपी मीडिया प्रदेश प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार भी किया है। वो अयोध्या गए हैं और आस्था का सवाल है, क्योंकि गए हैं आस्था के लिए गए हैं तो अच्छी बात है, राजनीति के लिए गए हैं तो थोड़ा मैं गलत मानता हूं। और अगर आस्था के लिए गए होते तो मेरे को लगता है कि हर आदमी जैसे अपने खर्चे पे जाता है तो पूजा करने जा रहा है, लेकिन सरकारी खर्च पे पूरी कैबिनेट जा रही है, ये आश्चर्यजनक है। कैसी आरती है, कैसी पूजा है और कैसी आस्था है। तो सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री सरकार के ही व्यक्ति होते हैं, वो कहीं किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेकर के नहीं गए हैं। और भगवान राम पूरे विश्व के, पूरे देश के हमारे आस्था के प्रतीक हैं, और उनके दर्शन के लिए अगर हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट को लेके गए हैं, ये सौभाग्य की बात है। कांग्रेस तो हमेशा ही राम के मंदिर तो क्या, भगवान राम को भी काल्पनिक कहते थे, उनके मुंह से ऐसा ही निकलेगा कि उनके अच्छे काम के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भगवान राम के दर्शन करने के लिए गए और प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के वासियों की खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में यहां पर जुट चुकी है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड के दौरे पर आएंगी। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि 22 फरवरी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड आएंगी। इस दौरान ये नारी न्याय सम्मेलन में शिरकत करेंगी। साथ ही कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत भी करेंगी। देखिए, हम लोगों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, इस वक्त पूरे देश में नारी न्याय सम्मेलन हो रहे हैं, पूरे हर प्रदेश में हो रहे हैं, और उसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में वो हमारा जो नारी न्याय सम्मेलन उनमें सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं। 22 तारीख को सुबह वो आएंगे। सबसे पहले वो पत्रकार वार्ता करेंगे 11 बजे, पत्रकारों को संबोधित करके 12 बजे से हमारा नारी न्याय सम्मेलन शुरू होगा, जो 3 बजे खत्म होगा। और 3 बजे के बाद हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे और 2 घंटे की उनकी वो मीटिंग है। उसके बाद वो शाम को वापसी करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में विकसित भारत संकल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दिन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं बीजेपी विधायक आदेश चौहान और जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनके जरिए लोगों को मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया जाएगा। पिछले 75 वर्षों में जो देश ने प्रगति की है, और खासकर पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो उत्तरोत्तर विकास की गति को आगे बढ़ाया है, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें देश के विभिन्न संस्थान, केंद्रीय स्तर के भी और राज्य स्तर के भी, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और आदरणीय नरेश बंसल जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, राज्यसभा सांसद जी का, कि उन्होंने इस प्रदर्शनी के लिए हरिद्वार को चुना। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, इस दृष्टि से हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के सौजन्य से, उनके प्रयास से परिचित फाउंडेशन के द्वारा यहाँ 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जो अब तक की जो यात्रा रही है भारत की, और विशेषकर पिछले 10 वर्षों में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनसे युवाओं को, बच्चों को, आम नागरिक को अवगत कराने के लिए हमारे यहाँ पर 3 दिन तक बहुत सारे सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों द्वारा अपनी अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से उस सब चीज़ों को समाज के बीच में रखने का काम इस प्रदर्शनी में किया जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।